हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इतनी इम्पोर्टेंट कि जितना भी कहो उतना ही कम है। आज के क्लास से आपके मैक्सिमम जो बॉटनी का पार्ट है, फंजाई वाला, फाइकोलॉजी का, मैं पूरा कवर करूँगा। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से इसमें आएंगे और कितना किस क्वेश्चन में आपको लिखना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और केवल क्वेश्चन ही नहीं, साथ में उत्तर जो उनके हैं, आंसर हैं, उनको भी बताएंगे। और शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हो, मेन पॉइंट अपने उत्तर को, अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो, ठीक है, क्वालिटेटिव बना सकते हो, जिससे कि जितना ज़्यादा क्वालिटी वाला आपका आंसर होगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो लोग कहने लगते हैं, कह देते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी 10-5 लाइनें लिख दो, नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप डिटेल में जब चीज़ों को लिखोगे, नंबर पूरे तभी मिलेंगे। प्रोफेसर चेक करते हैं और उनकी जो है निगाह है बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। आप मेन पॉइंट और डिटेल में चीज़ों को समझाओगे तब अच्छे नंबर मिलेंगे। सारी चीज़ें किस तरह से आपको कॉपी लिखना है और किस क्वेश्चन में कितने नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, सब बताएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे। तो जो माइकोलॉजी हमारा यूनिट है बॉटनी का, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक तो जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फंजाई का, हमारे सिलेबस में है बीएससी फर्स्ट ईयर में, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की पूरी चांस है। तो राइट एन एस्से ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई से किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है जो भी बताए थे। शॉर्ट में शॉर्ट नोट लिखने को आता है, राइट अ नोट ऑन एडिबल फंजाई, खाने योग्य कवक पर शॉर्ट नोट लिखिए। इसमें जो है मशरूम भी हम पढ़ते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, माइकोटॉक्सिन के बारे में बताइए। एप्लीकेशन ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्री, कवकों का उपयोग कारखानों में किस तरह से होता है। यूज ऑफ फंजाई इन एग्रीकल्चर, कृषि में कवकों के का प्रयोग। इस पे सब पे शॉर्ट नोट पूछा गया है ऑलरेडी और पूछा भी जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई एज मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औषधि के रूप में कवकों के उपयोग को लिखिए। तो ये शॉर्ट नोट है, इसमें मान के चलो वही एक पेज आप लिखोगे तो आपको नंबर जो 2-3 नंबर का पूछा जाता है शॉर्ट नोट आपको दे दिए जाएंगे। हाउ फंजाई आर इम्पोर्टेंट इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, जो पादप रोग हैं उनके बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, जैविक नियंत्रण है, उनमें किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं फंजाई, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो वन नंबर के पूछे जाते हैं या 2 नंबर के हो सकते हैं, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक खाने योग्य कवक का नाम पूछ लेगा आपसे, या 2 खाने योग्य एडिबल फंजाई के नाम। प्रतिजैविक उत्पादित करने वाले किन्हीं 2 कवकों के नाम लिखो। विशिष्ट प्रकार के पनीर का निर्माण करने वाली कवक जातियों के नाम लिखिए। या फिर ईस्ट कोशिका से प्राप्त विटामिन के नाम लिखिए, या ईस्ट कोशिका से प्राप्त एंजाइमों के नाम लिखिए। कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है ईस्ट में। और एल्कोहल के किण्वन में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। आलू के झुलसा बीमारी का कारण कौन सा कवक होता है। गन्ने में सामान्य रोग किस कवक द्वारा फैलते हैं। नेम 3 एडिबल मशरूम्स, किन्हीं 3 खाने योग्य मशरूम के नाम लिखो। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा और सबके आंसर बताऊंगा और प्रॉपर समझाऊंगा भी, ठीक है। और याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से इनको याद रखोगे ताकि एग्जाम में भूलो मत और याद रहें। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता ही है, मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप एक लेक्चर देख रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो पक्का ज़रूर कर दीजिए अभी तुरंत, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लास्ट में लाइक भी कर देना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट एन एस्से ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर डाल के सीधा आंसर नंबर डालेंगे, क्वेश्चन लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो आंसर नंबर फर्स्ट लिख दोगे, इस तरह से डाल के आप लिखोगे, ठीक है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग 2 से 3 पन्ने लिखने पड़ेंगे आपको। 2 पन्ने तो लिखना ही पड़ेगा, 4 पेज। इससे कम लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है उसमें डिटेल में समझाना रहता है, एक साइड जो जितनी साइडें होती हैं उससे रिलेटेड।
कवक हमारे रोज के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? जैसे ईस्ट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उससे पनीर बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लाभदायक कार्यों में यूज किए जाते हैं। ट्राइकोडर्मा आगे भी बताएंगे आपको, ट्राइकोडर्मा से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कवक लाभदायक हैं तथा अन्य कवक जो बाकी बचे हुए ज़्यादातर, जैसे कि कुछ कवक बहुत ज़्यादा लाभदायक है हमारे लिए, उसके अलावा जितने बचते हैं वो सब रोगजनक होते हैं, पैथोजन के जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अन्य कवक पौधों, जानवरों, मनुष्यों आदि में रोग फैलाते हैं। अब मैंने इसमें आपके लिए शॉर्ट में एकदम आंसर किया है ताकि मेन पॉइंट कम समय में कैसे लिखो ताकि आपको पूरे नंबर मिले। सम इम्पोर्टेंट यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई आर डिस्कस्ड बिलो। पहला है यूजफुल एक्टिविटी, लाभदायक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं फंजाई की, ठीक है। फंजाई या कवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए आवश्यक होते हैं पर्यावरण को साफ करने में, ठीक है, क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं के निष्कासन में, तथा हमें भोजन, मेडिसिन तथा विभिन्न अन्य यूजफुल उत्पाद प्राप्त कराते हैं। फंजाई आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे हमारे जो है इंडस्ट्री हैं, कारखाना है जिसमें फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल फर्मेंटेशन है, बियर का प्रोडक्शन है, वाइन का प्रोडक्शन है, विस्की का प्रोडक्शन है, रम का प्रोडक्शन है, कितने सारे प्रोडक्ट आपको बताऊं। ऑर्गेनिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है, कोजिक एसिड है, इन सब का फॉर्मेशन किया जाता है कवकों के थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट और इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है क्योंकि इनका दैनिक जीवन में महत्व है, तो इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें फंजाई एज फूड, आहार के रूप में। अब देखो यहाँ से डबल फायदे आपके। अगर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट एन एस्से इन ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखो, उसमें तो आपको ये सब लिखना ही है। और सीधा पूछ सकता है कि 2 नंबर में या 3 नंबर में कि फंजाई का किस तरह से हम फूड में यूज करते हैं, आहार के रूप में फंजाई का योगदान बताइए। तो वो आप इस हेडिंग से लिख देंगे, ठीक। उसमें ऊपर वाली चीज़ें जो बताया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको इतना तो पता ही है। द फ्रूटिफिकेशन ऑफ सेवरल मशरूम्स एंड मोरल्स, जैसे कि अब हिंदी में भी है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी है, मैनेज करो आप लोग, ज़रूरी है इंग्लिश भी पढ़ना साथ में। अगेरिकस बाइस्पोरस ये एक स्पीसीज है, इसको याद रखना है। अगेरिकस बाइस्पोरस, अगेरिकस कैम्पेस्टिस, अमेनेटा वेजिनाटा, बोलिटस इडुलिस, क्लेवेटिया डिजेंटिया, हेंटिनस इडोडस, मोरकेला, ये मोरकेला स्पीसीज है, ठीक है। अब इसमें से आपको सभी नहीं याद करना है, इसमें जो सरल लगे आपको याद करना। जैसे अगेरिकस कॉमनली याद रहता है बच्चों को, तो अगेरिकस याद कर लीजिए, मार्केला याद कर लीजिए, या जितने 3-4 स्पीसीज इसमें से लिख के आप अलग याद कर लीजिए, उसी को आपको लिखना है। सभी नहीं लिखना, सभी याद करने बैठोगे तो जब तक पेपर आएगा तब तक याद करोगे, रट्टा मारोगे, ठीक है। तो ये सारी इतनी स्पीसीज हैं जो कि मशरूम के जैसे खाने योग्य आहार के रूप में यूज की जाती हैं। इसमें से 3-4 आपको याद रखना है। अगर 2 नंबर में पूछेगा फिर भी आप लिखेंगे, अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ रहा, आर्थिक महत्व, तो हेडिंग में लिखना ही है। अगला है अगेरिकस कैम्पेस्टिस। अगेरिकस कैम्पेस्टिस और मोरकेला में मैंने डिटेल में बता दिया है, थोड़ा इसको लिखना भी है आपको उत्तर में अपने। इसको नॉर्थ और साउथ इंडिया में अधिकतर क्षेत्रों में कल्टीवेशन किया जाता है इसका। मोरकेला स्कुलेंटा को पंजाब तथा कश्मीर में उगाया जाता है ज़्यादातर। मशरूम को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो अमाउंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 21 से 30% मतलब काफ़ी हुआ ना। जो फंजाई हैं ऐसे जिसमें 21 से 30% मिलता है मशरूम में। तथा और आजकल मशरूम की खेती भी खूब ज़्यादा की जा रही है और लोग खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? अच्छा, ये सब क्यों डेवलप की जा रही है? इसमें हेल्प भी करती है गवर्नमेंट, इसलिए करती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, ठीक है। इसमें जैसे सिंगल सेल प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकी प्रोटीन का उत्पादन कैसे किया जाता है, ईस्ट भी उसमें शामिल होता है। स्प्रुलिना है, स्प्रुलिना शैवाल आप पढ़े, उसको जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप अलग बताएंगे, शैवालों के आर्थिक महत्व उसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, खेत हमारे लिमिटेड हैं। जब जनसंख्या 35 करोड़ थी
आज़ादी के समय जनसंख्या भारत की 35 करोड़ थी, तब भी खेती उतनी ही थी, भारत की जो ज़मीनें हैं उतनी ही थी ना। और आज के डेट में इतनी जनसंख्या 135 बार है, ठीक, तब भी कितनी है, ज़मीन उतनी ही है। तो उत्पादन बढ़ाया गया, हालांकि टेक्निक डेवलप की गई है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट डेवलप किए गए हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, पर एकड़ डबल ट्रिपल हो रहा है प्रोडक्शन, फिर भी जनसंख्या उसके सामने बहुत ज़्यादा पड़ रही है, प्रभावी हो रही है। तो इसको देखते हुए आज की डेट में बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। मशरूम का कल्टीवेशन किया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन प्रोटीन से करवाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रोडक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट जो है प्राप्त हो रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सबको पर्याप्त भोजन मिल सके। तो तथा ये विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो मशरूम है, मशरूम में प्रोटीन तो रिच होता ही है 21 से 30%, और इसमें विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स जिसको खनिज बोलते हैं, खनिज लवण, और अमाइनो एसिड्स, अमाइनो अम्ल में भी रिच होते हैं ये मशरूम। अगला पॉइंट इसी में डालेंगे ईस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही सैकेरोमाइसिस। अब सीधा 2 नंबर में सैकेरोमाइसिस के बारे में पूछता तब भी लिखेंगे, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लॉन्ग पूछा है तो उसमें हेडिंग तो डालना ही है। ईस्ट विटामिन बी तथा विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब विटामिन बी यहाँ पे केवल लिखा है B1, B2, B3 ये नहीं लिखा, मतलब बी कॉम्प्लेक्स होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा, और विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें B1 आएगा जिसको थायमिन बोलते हैं, B2 आएगा राइबोफ्लेविन, B3 आएगा जिसको नियासिन बोलते हैं, ठीक है, निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, और B5 आएगा जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं, और B6 भी आएगा, B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, B6 आएगा जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं, B7 आएगा जिसको बायोटिन बोलते हैं, विटामिन BH बोलते हैं, और विटामिन B12 भी आएगा जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, जिसके अंदर कोबाल्ट मिलता है, ठीक। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी मैंने बताए विटामिन्स वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं, और मेनली मुख्यतः विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B2 जो होता है, कौन सा, विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी कौन सा रिच होता है ये पूछे तो आपको विटामिन B2 लिखना है, राइबोफ्लेविन, और विटामिन डी भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी इसकी एक स्पीसीज होती है ईस्ट की। इंडोमाइसिस, रोडोटोरुला और टोरुलोप्सिस में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, ये सब भोजन के रूप में यूज होते हैं। हमारी हेडिंग यही तो चल रही थी, भोजन के रूप में। फिर है पॉपुलर फूड कौन कौन से हैं इसके, फंजाई के। सूफू नाम से फूड बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये म्यूकर एंड एंटी म्यूकोर से प्राप्त होता है सूफू, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब लिखोगे तो अंडरलाइन कर दोगे सूफू को, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी को आपकी चेक करे तो उसका सीधे यहीं पहुंच जाए, केंद्रित हो जाए उसका फोकस, ठीक। अब देखो इस तरह से जब कॉपी जांची जाती है तो किस तरह से जांची जाती है, पूरा आपका 3 पन्ने लिखो तो नहीं देखा जाता है, आप जो मेन पॉइंट लिखे उसको ब्लैक कर दो, ठीक है, ब्लैक कर दो, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ताकि वो मेन पॉइंट उसको दिख जाए, ठीक है। मेन पॉइंट ही दिखता है, जो उसको देखना चाहता था वही आपके कॉपी में दिख गया तो आपको अच्छे नंबर दे देता है। सोयाबीन एंड कैसावा में कभी पोषक होते हैं, काफ़ी पोषक होते हैं, ठीक है इसमें, और इन पोषकों को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सीधे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े मोलिक्यूल होते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल। इनको छोटा करने के लिए, ठीक है, उनको फर्मेंट करने के लिए राइजोपस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, राइजोपस भी एक कवक है, मोल्ड आता है, ठीक है। इनकैपेरिना भी एक फूड का प्रकार है, ठीक है। फूड्स डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा, कंसिस्ट ऑफ कॉर्न, इसमें 26% कॉर्न होता है, कॉटन सीड होते हैं, कॉटन सीड फ्लावर, ठीक है, 38% होता है, सोरगम 26%, फूड ईस्ट, ठीक है, ये 3% होता है। तो इन सबको मिला के फूड का नाम दिया गया इनकैपेरिना, ठीक है, एंड मिनरल्स और विटामिन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आता है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको SCP बोलते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन। ये एक कोशिकी ईस्ट तथा एस्परजिलस पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, न्यूरोस्पोरा एंड कैंडिडा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन भी हम कवकों के माध्यम से करते हैं। अब हमारा ये जो पहला पार्ट था
फंजाई भोजन के रूप में किस तरह से यूज होते हैं, इसको कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन पूछेगा फंजाई को मेडिसिन के रूप में कैसे यूज करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको उधर दिखा ही दिया था, तो अब उसमें लिखेंगे फंजाई एज मेडिसिन, औषधि के रूप में। विभिन्न कवकों का उपयोग या प्रयोग औषधियों के उत्पादन में किया जाता है। अब औषधियाँ कौन सी, पहला है इरगोट। इरगोट एक प्रकार की मेडिसिन ही है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया के स्क्लेरोटिया से प्राप्त होता है। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होता है ये पैथोजन है, ये रोग उत्पन्न करता है किसमें, जो हमारा राई होता है, राई का प्लांट देखे होंगे आप लोग, गेहूं के जैसे होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, ठीक है, उनमें स्क्लेरोटिया बन जाते हैं। स्क्लेरोटिया एक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, तो स्क्लेरोटिया रोग बोल देते हैं। उसी स्क्लेरोटिया से इरगोट प्राप्त किया जाता है, ठीक। उस स्क्लेरोटिया स्ट्रक्चर से इरगोट प्राप्त होता है जो कि मेडिसिन के जैसे काम करता है। और ये जो अबॉर्शन करवाते हैं बहुत सारे, जब मान लो ऐसी कंडीशन आ गई करवाना पड़ा, तो उसमें इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा यूटेराइन मीन्स गर्भाशय का जो संकुचन है उसको करवाया जाता है। अबॉर्शन में क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालना रहता है, तो जब यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जो यूटरस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होगा। आपको फिजियोलॉजी में अगर रिप्रोडक्शन है हमारे पार्ट में तो उसमें बताएंगे आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो जो पार्स नर्वोसा पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, पश्च पिट्यूटरी होती है, उससे ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, रिलीज होते हैं। तो जब ऑक्सीटोसिन का चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कंसंट्रेशन, तब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तब अबॉर्शन। इसी तरह से अबॉर्शन में भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसमें इरगोट का यूज किया जाता है। इरगोट ऐसा मेडिसिन है जो कि अबॉर्शन के दौरान इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन लेवल को, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो इरगोट भी बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगली कौन सी मेडिसिन है कवकों द्वारा प्राप्त, तो कवक द्वारा या फंजाई द्वारा प्राप्त इफेड्रिन होता है। इसका संश्लेषण ईस्ट द्वारा बेंजल्डिहाइड पर क्रिया से होता है। बेंजल्डिहाइड पे जब एक्शन करता है ईस्ट, तो उससे क्या बनता है, एफेड्रिन। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा जानते ही होंगे आप लोग, दमा, अस्थमा, ये सब पढ़े होंगे कक्षा 12 में, क्लास 12 में आप पढ़े होंगे डिजीज़ वाले चैप्टर में, ठीक है, एंड नेजल ट्रोबोलस, इन दो डिजीज़ों में एफेड्रिन का काफ़ी यूज किया जाता है। और अब आते हैं बात स्टेरॉइड। स्टेरॉइड भी मेडिसिन ही, बहुत सारे स्टेरॉइड यूज करके आज देखते हो जो WWE में इतने बड़े बड़े पहलवान होते हैं, ठीक है, रेसलर होते हैं, तो वो इतना हाई फाई बॉडी होती है उनकी, कैसे हो जाती है, वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन्स लेते हैं, ठीक, मेडिसिन, ठीक है, बहुत सारे स्टेरॉइड यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक होते हैं स्टेरॉइड। इफेक्टिव अगेंस्ट रेमेटॉइड अर्थराइटिस, इनका यूज डिजीज़ों में भी किया जाता है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये एक डिजीज़ है, ठीक है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, और गठिया में इसका यूज किया जाता है। एलर्जिक, डर्मेटोलॉजिक एंड एथेरो डिजीज़, इनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक। दे आर आल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक एंड एंटी फर्टिलिटी एजेंट, ये एंटी फर्टिलिटी और एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी यूज किए जाते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जैसे कि एड्रीनल कोर्टिकल, अब एड्रीनल कोर्टिकल क्यों बोला गया है, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड आपको पता होगा किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है, और उसके ऊपर जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्रंथि में दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, बीच में मेडुला होता है, तो जो मेडुला होता है उससे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, जिसको नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और जो बाहर का कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस और जोना
वेसिकुलाटा 3 पार्ट होते हैं, तीनों से अलग अलग प्रकार के कोर्टिसोन्स स्रावित होते हैं जिसमें स्टेरॉइड भी होते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है एड्रीनल कोर्टिकल। अब देखो मैं इसको PDF को सेंड कर दूं टेलीग्राम पे, आप देख लोगे पढ़ लोगे वो बात सही है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो जब इसके साथ साथ बताता हूँ तो आपके जो है कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा विकसित हो जाते हैं कंसेप्ट, और वही आपके जब एग्ज़ाम में बैठ के आप लिखते हो तब काम आते हैं। तो इसलिए वीडियो को लेक्चर को पूरा देखें और उसके बाद मैं PDF सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो अगर नहीं किए हो, बाकी सारे बच्चे बहुत सारे ज्वाइन किए हैं वो देख भी रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ लो, इसको 2-3 बार रिवीजन करो, काम तमाम, ठीक है, लिख के आओ। और गोनेडल हार्मोन्स जैसे कि जो हमारे गोनेट्स में सिक्रेट होता है, ओवरी और टेस्टिस से सिक्रेट होते हैं, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन जिसको एंड्रोजन ग्रुप में आते हैं हार्मोन्स वो सिक्रेट होते हैं, वो भी का स्टेरॉइड्स होते हैं जो ओवरी से सिक्रेट होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन्स हैं और एस्ट्रोजन्स हैं, और रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, HCG होता है, HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ये सब हार्मोन्स जो हैं क्या होते हैं, मेनली स्टेरॉइड्स होते हैं। अब बात करते हैं कोर्टिसोन्स की, इसी के अंदर ये भी स्टेरॉइड ही है। कोर्टिसोन इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड्स बाय राइजोपस। अब देखो इसमें कवक का यूज हो रहा है, राइजोपस हिगरिकेंस एंड एस्परजिलस नाइगर, इनके द्वारा जो है जो ग्लाइकोसाइड होते हैं प्लांट के उसको प्रिपेयर्ड करके फर्मेंट करके हम कोर्टिसोन्स का उत्पादन करते हैं। कोर्टिसोन्स एक प्रकार का स्टेरॉइड है। अब आती है बात विटामिन की, इसी में फंजाई एज मेडिसिन, उसी में पढ़ रहे हैं मेडिसिन वाले में भी। विटामिन आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, आपको पता ही होगा, ये सूक्ष्म पोषक होते हैं और ये हमारी वृद्धि के निर्धारक होते हैं। अगर इनकी कमी अल्प अवस्था में हो जाती है तो हमारी वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं इसकी कमी से। विटामिन B की जब कमी होती है तो हमारे होंठ फटने लगते हैं, विटामिन C की कमी से मसूड़े फूटने लगते हैं, मसूड़ों से बहुत ज़्यादा जो जौ होते हैं हमारे, ठीक है, जबड़े, इसमें मसूड़े होते हैं, गम्स, उससे ब्लड आने लगता है, खून निकलने लगता है। विटामिन D की कमी होगी तो हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन B12 की कमी होगी तो ब्लड का फॉर्मेशन कम होगा, फोलिक एसिड की कमी होगी तो विटामिन का ब्लड का फॉर्मेशन कम होगा। तो ये सारी डिजीज़ कॉज करते हैं अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो। विटामिन आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक होते हैं जो कि जीवों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। सेवरल ईस्ट्स इंक्लूडिंग सेकेरोमाइसिस सेरेविसी आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसको पहले ही डिस्कस किए थे। तो विटामिन के प्रोडक्शन में भी ईस्ट और जो अन्य कवक हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एर्गोस्टेरोल ये भी एक मेडिसिन है। प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D, जो विटामिन D होता है उसका प्रिकर्सर का मतलब होता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिससे कि वो विटामिन D बनाया जाए। विटामिन D का जो कच्चा पदार्थ है जिससे फॉर्मेशन इसका निर्माण किया जाएगा उसको प्रिकर्सर बोलते हैं। तो एर्गोस्टेरोल एक प्रिकर्सर के जैसे यूज होता है जो कि विटामिन D का फॉर्मेशन करवाता है। सिंथेसाइज्ड मोल्ड्स एंड ईस्ट के द्वारा और मोल्ड के द्वारा एर्गोस्टेरोल बनता है और एर्गोस्टेरोल प्रिकर्सर के जैसे यूज होता है विटामिन D के लिए, ठीक है। यूरियोथेनियम एसिबाई रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, ये एक कवक है, फंजाई है जिसमें विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। रोडोटोरुला ग्रेसिलिस, इससे विटामिन A का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स पे, अगला पार्ट हमारा एंटीबायोटिक्स। सीधे पूछता है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले 2 फंजाई के नाम बताओ, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी आप ये हेडिंग लगाओगे, ठीक है। तो प्रतिजैविक के नाम जब पूछेगा 2 प्रतिजैविक के नाम, 3 प्रतिजैविक के नाम पूछ सकता है या सीधे पूछ सकता है प्रतिजैविक क्या होते हैं, कोको से प्राप्त प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो उसमें आप इसको लिखोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से स्टार्ट करोगे क्योंकि फर्स्ट जो हमारी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही सर्च किया था। इन 1944 सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। ये कवक है पेनिसिलियम नोटेटम स्पीसीज है पेनिसिलियम की, इससे पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी घायल हुए सैनिकों के घाव को ठीक करने में भी यूज किया गया था। सेवरल फंजाई आर एक्टिव अगेंस्ट ह्यूमन पैथोजेंस, ठीक है। कैंडिडल
एल्बिकेंस, कैंडिडल एल्बिकेंस ये स्पीसीज है, इज प्रिवेंटेड बाय ट्राइकोडर्मा सेपोनेसियम। अब ट्राइकोडर्मा सेपोनेसियम भी एक कवक है, और ये जो कैंडिडल एल्बिकेंस है ये भी एक कवक है। तो कैंडिडल एल्बिकेंस ट्राइकोडर्मा स्पोनोसियम से प्रिवेंट कर दी जाती है, ठीक है। तो इसको हाइपर पैरासिटिज्म का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रहा है ग्रोथ से, ठीक है। और आगे देखो मशरूम लाइक लेंटिनस इडोडस। अब यहाँ से आपको मशरूम के नाम पूछेगा, उधर पूछा था कि मशरूम के नाम लिखिए, तो यहाँ से लिखोगे, ठीक है। और खाने योग्य मशरूम अलग है। मशरूम में ये जरूरी नहीं कि सब खाने योग्य हों, खाने योग्य नीचे लिखे हैं, ये सब मशरूम ही है लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। जैसे लेंटिनस है, इडोडस, ठीक है, फ्लेमुलिना, वेलुटिप्स, अगेरिकस बाइस्पोरस, बोर्बोरिएला वोलिएसी एंड बोलिटस एडुलिस possess एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी जो एंटी कैंसर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैंसर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावी मशरूम है ये, ठीक है। एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें गुण होते हैं, तो ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। बहुत सारे खाने योग्य मशरूम जैसे लेंटिनस इडोडस, अगेरिकस बाइस्पोरस हैव द एबिलिटी टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये भी मेडिसिन के जैसे, एंटीबायोटिक्स के जैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो लेंटिनस इडोडस, अगेरिकस बाइस्पोरस, इनमें ये एबिलिटी होती है कि जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको लो कर देते हैं। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, देखो मैं एडिशनल चीज़ें भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ पूरा साथ साथ। मान लो ये ब्लड कैपिलरी है हमारी, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड बह रहा है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रकार का फैट है, ये इसमें चिपकने लगता है। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती गई, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। अब जो ब्लड इसमें फ्लो करेगा तो उसको जगह कम मिल रही, मतलब प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से ये ब्लॉक हो जाती है, ठीक। जब ब्लड वेसल्स क्लोज हो जाती है तो आपको पता ही है हार्ट अटैक जैसी, हृदयपात जैसी घटनाएं सामने आती हैं। और आज की डेट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादातर लोगों में बढ़ा होता है, ठीक है। क्यों बढ़ा होता है, क्योंकि ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, इडली में तो नहीं होता, मान के चलो ज़्यादा ये फैट वगैरह, बाकी बर्गर है इसमें बहुत ज़्यादा होता है फैट, ठीक है। इसको खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, चाउमीन है, मैगी है, सब ज़्यादातर चलती हैं चीज़ें, फैटी चीज़ें। तो इससे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, उसको कम करने के लिए हम फंजाई का यूज करते हैं, लेंटिनस इडोडस और एगेरिकस बाइस्पोरस, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है हमारा पार्ट फंजाई इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में कवकों का क्या महत्व है, इसको डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। अब सिट्रिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे यूज हैं, मेडिसिनल प्रिपरेशन में भी इसको यूज करते हैं। तो देख लेते हैं इसके महत्व को। सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटाई के द्वारा सुक्रोज और मोलाजिस के फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक। एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटाई ये दो जातियां हैं जिसका हम यूज करते हैं सुक्रोज और मोलाजिस के फर्मेंटेशन से के लिए, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन। जब शुगर का, चीनी का किण्वन कराते हैं एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटाई से, तो उससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब इसके यूज क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है और मेडिसिनल प्रिपरेशन में, ठीक। इट्स आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक जो होती है जिससे लिख रहे हैं, ये इंक ही देखो जो लिखा है वही तो इंक है। तो इसके यूज इसको बनाने में और डेइंग में, ठीक है। डाई जानते हो, रंजक होते हैं डेइंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड लेदर फॉर्मेशन, ठीक है, लेदर फॉर्मिंग, इन सब चीज़ों में सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। अब यह है इटोकोनिक एसिड। जो इटाकोनिक एसिड होता है ये भी ऑर्गेनिक एसिड ही है। अब तुमसे ऐसे पूछ लेता है कि किन्हीं दो ऑर्गेनिक एसिड के नाम लिखिए जो फंजाई से प्राप्त होते हैं, या फंजाई से प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्लों के नाम लिखिए, या फिर
पूछ लेगा कि कार्बनिक अम्लों को उत्पादित करने वाले फंगसों के नाम लिखिए, फंजाइयों के नाम लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। एटोकोनिक अम्ल जो है ये भी सुक्रोज के किण्वन से प्राप्त होता है। इसके लिए एस्परजिलस एटोकोनिकम और एस्परजिलस टेरियस ये 2 स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेन चीज़ इसमें क्या है, फंगस की स्पीसीज याद रखना है, जो कवक की जातियां हैं वो याद रखना है। सुक्रोज का फर्मेंटेशन वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में भी और एटोकोनिक एसिड के फॉर्मेशन में भी। याद क्या रखना है, वहाँ पे जो स्पीसीज थी वो कौन सी थी, वहाँ स्पीसीज एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटाई थी। और यहाँ एटोकोनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए एस्परजिलस एटोकोनिकम और एस्परजिलस टेरियस है। ठीक, इसको याद रखना। और उपयोग इसके, एटोकोनिक एसिड का प्रयोग एल्कोहल या एल्काइल रेसिन के फॉर्मेशन में, निर्माण में, ठीक है, मैन्युफैक्चर में किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर जो संश्लेषित रेसे होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, और प्लास्टिसाइजर्स के निर्माण में होता है। तीसरा हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनिक एसिड किस तरह से बनता है, ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं ब्रोमीन जल के साथ में या नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, जो कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्लूकोनिक एसिड बताते हैं। शॉर्ट में कहो तो आपको बता भी दूँ, ये होता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 CH2OH, और यहाँ पे OH H OH H और OH, ये डी ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, डी ग्लूकोज में 1 2 3 थर्ड नंबर पे OH लेफ्ट साइड में होता है, बाकी सब राइट साइड में होते हैं। ये क्या है, डी ग्लूकोज। इसका जब हम नाइट्रिक एसिड HNO3 कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर Br2 और जल HOH भी लिख देते हैं, H2O को, ब्रोमीन जल को लेते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो एल्डिहाइड ग्रुप है और ये लास्ट वाला जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो COOH और 1 2 3 4 5 6 लास्ट में भी COOH, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी का पोर्शन सेम रहता है जो इसमें है, तो इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। अब ये सब जो है क्रियाएं हम ये रसायन यूज करते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल रसायन है, ब्रोमीन जल ये भी रसायन है, तो इसका यूज ना करके हम सीधा कवक से भी बना सकते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो सोचो कितने महत्वपूर्ण भी हैं। ग्लूकोनिक अम्ल को कैसे उत्पादित करेंगे, इसका उत्पादन भी सुक्रोज से के किण्वन द्वारा एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम परप्यूरोजीनम के द्वारा किया जाता है। 2 जातियाँ याद रखना है ग्लूकोनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। अब सुक्रोज क्या होता है आपको पता ही है, सुक्रोज होता है C11 H22 और O11, ठीक है, या C12 होता है, C12 H22 O11, ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज पे ईस्ट जब काम करेगा, ईस्ट छोड़ेगा इन्वर्टेज एंजाइम, क्या इन्वर्टेज एंजाइम डालेगा तो इससे 2 ग्लूकोज बन जाएंगे, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना दूँ C6H12O6 और C6H12O6 प्लस इसमें H2O जल भी यूज होगा तभी ये बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि 6 6 12 इसमें आ रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ 11 ही थे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगा जल से, 22 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ 12 12 24 हो गए तो 2 हाइड्रोजन जल से आएंगे, एक जल का मोलिक्यूल इसमें यूज होता है। तो इस तरह से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे जब ये एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम परप्यूरोजीनम काम करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से ग्लूकोज को आप बनाए हो ग्लूकोनिक एसिड में, इसी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे क्या, इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिनल चीज़ों के बनाने में, फार्मास्यूट्स जो होते हैं फूड में, और ठीक है, टेक्सटाइल, लेदर और फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज किया जाता है ग्लूकोनिक एसिड का। ठीक है, इसके बाद में अभी बहुत सारा पार्ट बचा है। आज जितने भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से थे सारे क्वेश्चन में आपको डिस्कस कराऊंगा। अभी कार्बनिक अम्ल ही चल रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड। चौथा ऑर्गेनिक एसिड है कोजिक एसिड। ठीक है, कोजिक एसिड, इसका निर्माण भी सुक्रोज के किण्वन से ही किया जाता है, लेकिन इसमें एस्परजिलस ओराइजी द्वारा होता है।
अब देखो, सब में एक चीज़ याद रखना कि सुक्रोज के किण्वन से प्राप्त हो रहे हैं। जितने भी मैंने ऑर्गेनिक एसिड बताया, पहला बताया था सिट्रिक एसिड, दूसरा बताया था एटोकोनिक एसिड, तीसरा बताया था मैंने ग्लूकोनिक एसिड, चौथा है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन भी सुक्रोज के किण्वन से होता है, लेकिन इसमें जाति कौन यूज होती है? एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है, एस्परजिलस ओराइजी। इसमें इंसेक्टिसाइडल तथा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें इंसेक्टिसाइडल मतलब कीटनाशी के जैसे और एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जैसे गुण होते हैं कोजिक एसिड के अंदर। इसका उपयोग पिरिडीन बनाने में, ईथर के फॉर्मेशन में, ठीक है, ईथर और एजोडाइज मतलब एजो ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं हम रसायन में। जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये जो N2 है, N डबल बॉन्ड N होता है या N ट्रिपल बॉन्ड N है या खाली N है, तो इसके लिए ये जो यूज किया जाता है नेमिंग में। और डाई आप जानते हो रंजक होते हैं, जो रंजक, ठीक, आदि के निर्माण में कोजिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला है हमारा गैलिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। इसका निर्माण पेनिसिलियम ग्लेकम, ठीक है, पेनिसिलियम ग्लेसिकम, CI है यहाँ पे, ग्लेसिकम और एस्परजिलस गैलोमाइसिस द्वारा गालेनेट की उपस्थिति में गैलोटेनिन के हाइड्रोलिसिस से होता है, प्राप्त होता है, ठीक। उपयोग क्या होता है? इंक्स और डाई रंजक निर्माण में, ठीक, इंक और डाई के निर्माण में किया जाता है। लास्ट है फ्यूमेरिक एसिड, ये लास्ट ऑर्गेनिक एसिड है कार्बनिकम, फ्यूमेरिक एसिड। इसका निर्माण राइजोपस स्टोलेनिफर राइजोपस स्टोलेनिफर द्वारा सुक्रोज के फर्मेंटेशन से होता है। उपयोग क्या है इसका? फ्यूमेरिक एसिड का एल्काइल रेजिन बनाने में और वेटिंग एजेंट के रूप में, वेटिंग प्रोसेस जो होता है उसमें वेटिंग एजेंट जो यूज होता है वो फ्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है। वैसे सेवरल स्पीसीज ऑफ म्यूकर एंड राइजोपस are used in the production of lactic acid, oxalic acid and सैकेरिक एसिड या सक्सिनिक एसिड। इनके फॉर्मेशन में राइजोपस और म्यूकर का प्रयोग किया जाता है। तो जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक एसिड थे, उनको मैंने बता दिया। बाकी ये भी ऐसे एसिड हैं, लैक्टिक एसिड, ओक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इनका भी फॉर्मेशन प्रोडक्शन हम म्यूकर और राइजोपस की अलग अलग स्पीसीज से करवा सकते हैं। अब अगला हमारा पार्ट इसी में है, फंजाई इंडस्ट्री, कारखाने में कवक का प्रयोग। ये भी क्वेश्चन को पूछते हैं। इन ब्रेवरी उद्योग में, ठीक है। अब इंडस्ट्री कारखाना है तो इसमें ब्रेवरी पढ़ेंगे, फिर बेकिंग इंडस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर चीज़ इंडस्ट्री जो पनीर उद्योग है उनमें पढ़ेंगे। तो इन ब्रेवरी जो होता है, ब्रेवरी, इसमें क्या होता है? ब्रेवरी एस्परजिलस ओराइजी द्वारा चावल के फर्मेंटेशन द्वारा वाइन उत्पादित होती है। ये जो वाइन होती है, बहुत लोग मारे भी होंगे वाइन, पार्टी में मार लेते हैं ना कभी कभी। नहीं सर, हम कहाँ मारते हैं, मुझे पता है मारते हो भाई, कम मारा करो। तो एस्परजिलस ओराइजी द्वारा चावल जो होता है, राइस, इसका किण्वन करवाया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, ठीक है। किण्वन द्वारा वाइन उत्पादित होता है। दिस मेथड इज पॉपुलर इन जापान एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज। अपने यहाँ कम इससे बना वाइन तो अपने यहाँ भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन बहुत कम प्रोड्यूस होती है, चावल से कम प्रोड्यूस होती है। ये मेथड कम यूज करते हैं। तो इस मेथड से वाइन का फॉर्मेशन जो है जापान और यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर होता है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग बियर उत्पादन में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर भी खूब लगाते हो ना ढका पे। तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग बियर उत्पादन में किया जाता है। अगला हमारा पार्ट है इसी फंजाइन इंडस्ट्री में, इन बेकिंग इंडस्ट्री जिसमें ब्रेड वगैरह हम बना लेते हैं, ठीक है, एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी द्वारा कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लिखा हुआ है, इस पर जब यीस्ट अपना एक्शन करता है तो बनता है एथिल अल्कोहल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल यहाँ से निकलते हैं, ठीक, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस, जो बाहर निकलती है इस प्रक्रिया के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड एंड केक, ठीक है। तो केक और ब्रेड के प्रिपरेशन के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ब्राइटली में बता देता हूँ कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है ईस्ट में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम बहुत होते हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट हैं। यह है ईस्ट
ईस्ट में 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एक है इन्वर्टेज और दूसरा होता है जाइमेज। इसमें अमाइलेज भी होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जो इन्वर्टेज होता है क्या करता है, सुक्रोज जो हमारी चीनी होती है, ठीक है, चीनी को काहे में कन्वर्ट करता है। जब इन्वर्टेज काम करेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इस पर जब जाइमेज काम करेगा तो ये बना देगा इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, इसी को बोलते हैं। इसका सूत्र होता है, जानते होगे, CH3CH2OH। और केमिस्ट्री की क्लास आप लोग बोल लेते हैं किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, मेंशन कर देना, मैं तुरंत उसी टॉपिक की लेके आऊँगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, उसका वीडियो बना दीजिए। तो आप लोग आज फिर से कमेंट करना, देखूँगा जिस टॉपिक की मेजर पार्ट जो दिखेगा, मेजर स्टूडेंट होंगे ज़्यादातर, उसमें जिस पे वोटिंग होगी उसी का मैं टॉपिक आगे केमिस्ट्री का लेके आऊँगा। अगला है इन चीज़ इंडस्ट्री। अब इससे पनीरें, सुगंधित पनीरें बनाई जाती हैं कवकों के द्वारा। पेनिसिलियम कैम्बरटाई, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, इससे रोक्यूफोर्ट चीज़ प्राप्त होती है, पनीर। और पेनिसिलियम कैंडिडम का प्रयोग चीज़ या पनीर बनाने में किया जाता है। दे इम्पार्ट स्पेसिफिक फ्लावर्स टू चीज़, ठीक है, ये उसमें स्पेसिफिक विशिष्ट फ्लावर डाल देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब है एंजाइम के उत्पादन में कवकों का महत्व। फंजाई इन एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम का प्रोडक्शन अभी बताए थे, इन्वर्टेज एंजाइम सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट द्वारा प्राप्त होता है, जो कि क्या करता है, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम, जो कि वो भी सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट से ही प्राप्त होता है, वो ग्लूकोज को कहाँ कन्वर्ट कर देता है, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेकरी प्रोडक्टों के प्रिपरेशन में करते हैं, जैसे ब्रेड और केक। अब अगला एंजाइम है इसी में एमाइलेज एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है, ठीक, एंड एस्परजिलस ओराइजी द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, एमाइलेज, ऐसे अमाइलेज ऐसे एस्परजिलस, याद रखना, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओराइजी। अब सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, वही होता है सेलुलेज। ये ट्राइकोडर्मा रेसिलाई, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। नोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजाई आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल अदर एंजाइम्स लाइक लाइपेज, पेक्टिनेज और ग्लूकोज ऑक्सीडेज और प्रोटीएज एंड लैक्टेज। ये सब एंजाइम भी प्रोड्यूस किए जाते हैं फंजाई कवकों के द्वारा, ठीक है। अगला है फंजाई इन एग्रीकल्चर, कृषि में कवकों का महत्व, तो मैं तो अपने खेतों में काफ़ी यूज़ भी करता हूँ, आप लोग भी करिए अगर किसान हैं तो। एज स्कैवेंजर के रूप में, जैसे खराब पदार्थों के डिकम्पोजिशन में, हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि गांव में या कहीं भी देखो, जैसे कि जानवर होते हैं, जो जानवर जब मर जाते हैं तो उनके शव को कहाँ ऐसे ही कहीं ना कहीं खेत खलिहान में डाल दिया जाता है, तो उसको डिग्रेड कौन करते हैं, फर्स्ट टाइम उसको फंगस ही उस पर लगते हैं, फंगस उसको डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद में देखो, पहले तो उस पर चिड़िया हैं, कुत्ते हैं, सब चीज़ें लोग और सियार वगैरह होते हैं, सब खाते हैं उसको। उसके बाद में जो बचा मटेरियल बचता है उसको फंगस डाइजेस्ट करते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक एसिड को, और बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डिग्रेडेट करके छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलते हैं। फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो बैक्टीरिया होते हैं, कीमो हेटेरोट्रोफ्स, वो बैक्टीरिया उस पर अपना डिकम्पोजिशन करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होके और अकार्बनिक पदार्थों को वो ज़मीन में चले जाते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अगला है इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। कवक रोगों के बायोलॉजिकल कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक, कवक जो हैं और रोगों में बायोलॉजिकल कंट्रोल के जैसे यूज किए जाते हैं। अभी आपको आगे हम माइकोराइजा के बारे में भी बताएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा लिग्नोरस, ये जो ट्राइकोडर्मा लिग्नोरस एक स्पीसीज है जो कि रूट रोट फंगस की वृद्धि को रोक देता है, ठीक, सप्रेस करता है। तो ये जो रूट रोट फंगस होता है और फाइथियम, ये दोनों फंगसों को कौन रोकता है, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, एक फंगस को दूसरे फंगस से आप रोक रहे हो। राइजोक्टिना सोलेनी की वृद्धि को चेक करने के लिए पेनिसिलियम
क्यूलेटम और राइजोक्टिना ओराइजी का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये राइजोक्टिना सोलेनी एक हानिकारक कवक है जो कि रोग उत्पन्न करता है। इसकी वृद्धि को चेक करने के लिए हम पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, ठीक है, और राइजोक्टिना ओराइजी का प्रयोग करते हैं। ग्लियोक्लेटियम रोसियम। अब आप लोग सोचते होंगे सर आप इतनी तेज नाम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसको आप पढ़ते जब बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका भी। मेरा भी कभी कभी कुछ ऐसे फंस जाते हैं जो नहीं अच्छा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ग्लियोक्लेटियम जो होता है रोसियम का प्रयोग स्क्लेरोटिनिया रोग के कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। स्क्लेरोटियम रोल्फसाई द्वारा ब्लाइट ऑफ पोटैटो एवं ब्लाइट ऑफ पीनट को कंट्रोल करने में ट्राइकोडर्मा हार्जियानम का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। नोट: फंगल पैथोजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर इन द रिडक्शन ऑफ वीड। जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, इसके रिडक्शन अपचयन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यूपाटोरियम एडिनोफोरम को सार्कोस्पोरा यूपेटोराई से कंट्रोल किया जा सकता है। कोलिटोट्राइकम डिस्ट्रक्टिव कैन बी यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर डोडर, ठीक है। कोलिटोट्राइकम फॉलिकाटम से रेड रोड डिजीज होता है शुगर केन में। अब हमारा मेन पार्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है कवक का। माइकोराइजा के बारे में पढ़ते हैं। माइकोराइजा कवक तथा उच्च पादपों की जड़ों के मध्य एक सिम्बायोटिक संबंध होता है। आपको पता होगा, जैसे पाइनस है, जिम्नोस्पर्म है, बहुत सारे एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं जिनकी जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में सिम्बायोटिक संबंध के रूप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में सहजीवी संबंध बोलते हैं। अब इसमें कौन से कवक हो सकते हैं जो उच्च पादपों की जड़ों में यह संबंध दिखाते हैं? तो इसमें राइजोक्टिनिया हो सकता है, ठीक है। फोमा कवक हो सकता है, ट्राइकोडर्मा हो सकता है, बोलीटस हो सकता है, फैलस हो सकता है और स्क्लेरोडर्मा एंड अमेनिटा। ये इतनी स्पीसीज कॉमन है जो माइकोराइजा का संबंध दिखाती हैं उच्च पादपों के साथ। माइकोराइजल संबंध का निर्माण करती है, ठीक है। माइकोराइजा में कवक तंत्र उच्च पादप द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करता है तथा उसके बदले में कवक पादपों को खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करके देता है। अब देखो, कवक जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, तो वो भोजन बनाने में असमर्थ होता है। इसलिए वो जड़ में रहता है और ऊपर रहता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करने के बाद में उसको भोजन प्राप्त देता है कवक को। और कवक नीचे जड़ में क्या करता है, मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है, खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब करके किसको देता है, उच्च प्लांट को देता है, जो उत्पादक जिसके साथ में वो एसोसिएट है। तो इस तरह से दोनों का फायदा होता है माइकोराइजा से। माइकोराइजा जो पौधे सूखी परिस्थितियों में उगते हैं उनको जल अवशोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा। एक्टो मीन्स होता है बाह्य और इंडो मीन्स होता है अंतः। अगला है इन सॉइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता जो होती है हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के रूप में किस तरह से यूज होते हैं फंजाई। कुछ जातियां कवक की जैसे एब्सिडिया और एस्परजिलस, क्लेडोस्पोरियम, ठीक है, कीटोमियम, म्यूकोर, ये सब इतनी स्पीसीज हैं। और ये जो है बायोडिग्रेडेशन ऑफ वुडी वास्ट, जो हमारे खेतों में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, उसकी जड़ें नीचे बड़ी बड़ी सी लगी रहती है, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जड़ें लगी रहती हैं, तो उसको डिग्रेडेट कौन करता है, बहुत सारी फंजाई होती हैं जो उसको काट। अब जैसे कि वो लकड़ी नीचे रहेगी जब ज़मीन में, तो उसमें आप बुआई करोगे फसलों की तो अच्छी नहीं होगी। जब उसको वो डिकम्पोज कर देंगे तो हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ने लगती है, ठीक है। इस तरह से यूज भी होता है। एज ग्रोथ हार्मोन्स, इस पर भी पूछ सकता है कि फंजाई से उत्पन्न होने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखिए या एक हार्मोन का नाम लिखिए और किस फंजाई से प्राप्त होता है उसको लिखिए। तो जिब्रेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही मेरे खेत में यूज किया गया। हालांकि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं अभी मैं इलाहाबाद में रुकता हूँ, यही हूँ, लेकिन घर मेरा गाँव में है, मेन घर जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ जो है आज गन्ना जो होता है शुगर केन, उसकी हमारे यहाँ बुआई की जाती है बड़े पैमाने पे। तो आज ही मेरे खेतों में बुआई हुई है
और भैया से भी बात भी हुई थी कुछ टाइम पहले, तो बता रहे थे जिब्रेलिक एसिड का यूज किया है उन्होंने। तो जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन, इनका यूज क्यों किया जाता है? ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जर्मिनेशन भी अच्छा करता है। जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं सेल डिवीजन करवाते हैं ना प्लांट में, तो गन्ने की बुआई करेंगे उसकी जड़ें और उसमें जो ऊपर वाला अंकुर निकलता है बहुत जल्दी अंकुरण हो जाता है, इस तरह से यूज होते हैं। तो जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिक एसिड, इसको हम फंगस से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये क्या होता है? एक फंगस है, ठीक है। इससे हम उत्पादन करते हैं जिब्रेलिक एसिड का। इसका उपयोग पादपों की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। अब जो सेकंड जिब्रेलिन का डोज देंगे हम अपने गन्ने में, वो जमाव के बाद में देंगे, फिर उसके बाद में लगभग 1-1.5 महीने बाद देंगे, जब गन्ना उसमें आने लगेगा, ठीक है। तो गन्ना को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। NCERT 11th में लिखती है, कक्षा 11 की NCERT जो जीव विज्ञान की है, उसमें हार्मोन्स वाला जो लेसन है उसमें लिखा है सीधे कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है, जिब्रेलिन, ये 1 एकड़ में 20 टन गन्ना की मात्रा बढ़ा देता है। 1 एकड़ में 5 बीघे या 5 मंडा बोला जाता है कहीं कहीं, उसमें लगभग 20 टन ज़्यादा अमाउंट हो जाता है गन्ने का, ठीक, बढ़ जाता है ग्रोथ उसकी। ट्राइस्पोरिक एसिड ये भी एक हार्मोन है। इसका उत्पादन म्यूकर मिस्डो और कोइनोफोरा ट्राइस्पोरा से होता है, ठीक। तो ये भी एक हार्मोन है, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछ लेता है। इन इंसेक्टिसाइड जैसे कि कीटनाशक के रूप में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? ये सारी इतनी स्पीसीज दी हुई हैं, इनको हम कीटनाशी के रूप में यूज करते हैं। कुल मृदा कवक, ठीक, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, फ्यूजेरियम रोसियम आदि सॉइल निबलर्स जैसे यूज किए जाते हैं। अगला है फंजाई एज टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म के जैसे भी यूज किए जाते हैं, रिसर्च टूल जैसे, ठीक, रिसर्च में यूज किया जाता है कवकों को। बहुत सारे कवक हैं ऐसे। कवक महत्वपूर्ण रिसर्च टूल के जैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जिस तरह से ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जेनेटिक्स के, वो ह्यूमन के किए गए थे, और प्लांट के जो जेनेटिक्स के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट हैं वो न्यूरोस्पोरा पर किए जाते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम, कॉमन नेम होता है न्यूरोस्पोरा का, कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोला जाता है। फॉर जेनेटिकल स्टडीज, ठीक है, फाइजेरियम पॉलीसेफेलम यह बहुत अच्छा मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ DNA सिंथेसिस और मॉर्फोजेनेसिस एंड म्यूटिक साइकिल में। जैसे एस्परजिलस नाइगर की बात करें, डिडक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट, जो बहुत ही कम मात्रा में एलिमेंट की ज़रूरत होती है उसका डिटेक्शन कराता है। और एस्परजिलस एब्सिडिया, मोर्टिरेला, पेनिसिलियम, टोलिप्सिस, एंडोमाइसिस, रोडोट्यूरुला आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फैट एंड फैटी सब्सटेंसेस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा, ठीक है, जिसको आज हम कवर किए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे ही, ठीक है। आपको इसको याद करने की पूरी ज़रूरत है, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% मैं कह रहा हूँ तो पक्का आएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया है, शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं, इसको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। आप लोग कई बार इसको याद करो, ठीक है, बार बार पढ़ो और लिख के भी देखो। जब तक प्रैक्टिस लिखने की यहाँ नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम में कोई अचानक से कोई शक्ति नहीं आ जाएगी, दैवी शक्ति नहीं आ जाएगी आपके पास जो कि आप लिख दोगे। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो 100% एग्ज़ाम में तो पक्का नहीं कर पाओगे, वहाँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हमको 100% चीज़ें याद होती हैं, उसको हम एग्ज़ाम में 70% लिख पाते हैं, सही याद आ पाती हैं 70%। और जब यहाँ तुमको आता ही नहीं है तो ऐसा हम लोग अपने मन को बताते रहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ कोई जादू नहीं होगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। जब अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी वहाँ पे लिख पाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। और खाते पीते रहो और स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।